नमस्कार दोस्तों। लोग कहते हैं कि घर के चिराग ने ही घर में आग लगा दी, यानी कि चिराग पासवान जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक निर्णय लिया था विधानसभा के चुनाव में बिहार के अलग से चुनाव लड़ने का, और वो एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े और नतीजे के तौर पे ये हुआ कि उन्हें केवल एक सीट मिली। चिराग पासवान की लड़ाई नीतीश कुमार से थी और इस लड़ाई का फ़ायदा शायद कहते हैं कि बीजेपी ने उठाया, और बीजेपी ने एक तीर से दो शिकार किया, यानी कि उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी को साफ करवा दिया और बिहार की जो विधानसभा है उसमें वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, यानी कि उनकी सीटें अब जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, उनमें जो जनता दल यूनाइटेड है नीतीश कुमार का, उसके अधिक हैं। तो वो शायद डिक्टेटिंग टर्म्स में अपने आप को लाना चाहते थे और इसमें वो सफल भी हो गए। हालांकि ये बहुत बड़ी रिस्क थी और बहुत ही कांटे की टक्कर में समहाउ डेमोक्रेटिक फ्रंट बिहार में सत्ता बनाने में सफल हो गया था। अब चिराग पासवान के अगेंस्ट में बगावत की है, तो जो ये निर्णय था जो अलग से चुनाव लड़ने का, ये उस समय भी जो अधिसंख्य लोग थे, जो बहुसंख्यक समुदाय के लोग थे, वो इसके खिलाफ थे। वो एनडीए के साथ ही रहना चाहते थे और चुनाव साथ में लड़ना चाहते थे। नतीजा ये हुआ कि उनको जब 0 सीट मिली तो उस समय तो किसी तरह चिराग पासवान ने इनको अलग होने से रोक लिया, लेकिन इस बार नहीं रोक पाए। इन्होंने जो 6 सांसद सदस्य उनमें से 5 ने पशुपति कुमार पारस, जो कि रामविलास पासवान के शायद भाई हैं और चाचा हैं चिराग पासवान के, उनको अपना नेता बनाया संसदीय दल का, लोकसभा में भी और टोटल संसदीय दल का भी। और उन्होंने इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी दे दी। और आज वो शायद रिकग्निशन के लिए या ये बताने के लिए कि वही असली लोक जनशक्ति पार्टी है, वो मिलने वाले हैं 3 बजे करीब बिरला जी से। और लोग इसी के साथ में वो चुनाव आयोग से भी बताएंगे और पार्टी के इस फैसले से उनको भी अवगत कराएंगे। इसके बीच आज अभी थोड़ी देर पहले ये हुआ कि चिराग पासवान ने पारस कुमार पशुपति के घर पे जाके मिलने की कोशिश की, लेकिन उनके जो बाहर का आयरन गेट होता है वही किसी ने नहीं खोला। वो खुद उतर के भी गए और नहीं खोला। तो इस तरह की कटुता अब इनके संबंधों में आ गई है कि अब शायद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो गए हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि चाचा भतीजे की लड़ाई इससे पहले उत्तर प्रदेश में हुई थी, जहाँ मुलायम सिंह यादव के भाई राम गोपाल यादव और अखिलेश यादव में लड़ाई हुई थी। उस समय क्योंकि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे इसलिए वो बाजी मार गए थे। इस समय चिराग पासवान के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए ये एक छोटी डायनेस्टी थी जो सत्ता में नहीं थी। उन्होंने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, नहीं तो वो जरूर सत्ता में रहते एनडीए के साथ बिहार में भी और केंद्र में भी। अब ये कुछ लोग कहते हैं कि यही वक्त क्यों चुना गया इन 5-6 जो सांसद हैं उनने अलग दल बनाने की, या रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी की सभी पोस्ट से अलग करने के लिए। कहते हैं कि इसके पीछे नीतीश कुमार का हाथ है, क्योंकि अब जो सुगबुगाहट हो रही है केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल और बढ़ने की, तो उसमें चिराग पासवान कोशिश कर रहे थे कि उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिल जाए, और ये कहीं भी नीतीश कुमार को गंवारा नहीं था। तो उन्होंने इस तरह से इस पार्टी का विघटन करवाया। और चिराग पासवान का कोई बहुत ज़्यादा अनुभव भी नहीं है, बच्चे हैं और मुंबई स्टाइल में पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हैं। शायद मुंबई में हीरो बनने भी गए थे। तो वो कुल मिला के अब एक तरह से चिराग पासवान का इसके साथ ही केस खत्म हो जाए, कहानी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने से जिस तरह से अखिलेश यादव लड़े वो लड़ पाएंगे। तो ये जो कहानी है ये मेरे ख्याल से आगे भी उन सब जो पारिवारिक पार्टियां हैं उनमें भी रिपीट होंगी, क्योंकि जैसे ही आप सत्ता से बाहर होते हो, जो परिवार का जो डायनेस्ट होता है उसकी पावर कम होती चली जाती है। उत्तर प्रदेश में यदि अब एक बार यदि अखिलेश यादव फिर से चुनाव हार गए तो उनकी भी कहानी ख़त्म हो जाएंगी। जो भी डायनेस्टिक पार्टीज चली हैं वो या तो सत्ता में रही हैं, इसीलिए उनका अब तक प्रादुर्भाव रहा है। बिहार में चाहे राष्ट्रीय जनता दल ले लो, या फिर कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर ले लो, या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, ये सब इसीलिए चल पाई दूसरे पीढ़ी तक क्योंकि ये सत्ता में रही थी। इनका कोई ना कोई कभी ना कभी मुख्यमंत्री रहा था। चिराग पासवान के साथ ऐसा नहीं है, और रामविलास पासवान किसी तरह को कुनबे को जोड़े रहे थे अपने खराब स्वास्थ्य की वजह से भी, और उनकी मृत्यु के बाद तो ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। इसमें
चिराग पासवान को वास्तव में एक प्रशांत किशोर जैसे स्ट्रेटजिस्ट की ज़रूरत थी, जो उनको स्ट्रेटजी बता पाता कि पॉलिटिकल में आगे कैसे चलना है। अनुभवहीन थे और उसका नतीजा उनको भोगना पड़ा। अब अकेले वो रह गए, या तो वो पारस कुमार, पशुपति कुमार पारस का नेतृत्व स्वीकार कर ले, या फिर वो अकेले एक इंडिपेंडेंट एमएलए की तरह, एमपी की तरह रहे, और या फिर अपने आप को बीजेपी में शामिल कर ले। यही उनके पास एक अभी चारा रह गया है। विशेष वो कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि 5 एमपी उनके हाथ से छटक गए हैं, और विधानसभा में तो मात्र एक ही सदस्य उनका जीत के आ पाया था। तो ये उनको बहुत भारी पड़ा उस समय एनडीए से, जो अलग होकर चुनाव लड़ने का जो अपरिपक्व निर्णय लिया था। इससे फायदे में कौन होगा? इससे फायदे में निश्चित रूप से नीतीश कुमार होंगे। हो सकता है ये जो 5 लोग हैं, या पूरी जो बची कुची जो लोक जनशक्ति पार्टी है, इनका जेडीयू में विलय हो जाए। लेकिन यहाँ पर फिर अमित शाह और बीजेपी का खेल शुरू होगा। वो क्या होगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से लोक जनशक्ति पार्टी का अस्तित्व अब नहीं रहेगा। पर हाँ, नीतीश कुमार ने एक बहुत अच्छा काम जो अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं, वो पुराने साथियों को बुला रहे हैं। जैसे जितेंद्र राम मांझी को भी बुलाया उन्होंने, कुशवाहा को भी बुलाया। इसी तरह शायद ये जो 4-5 आदमी, इनको भी ये शामिल करके अपनी स्थिति को और मजबूत कर ले, ताकि उनकी बीजेपी के साथ बार्गेनिंग की पावर बढ़ जाए। बीजेपी को भी इसमें काफ़ी संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार पे उतना भरोसा अब भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी समय वो छोड़ के लालू प्रसाद यादव की पार्टी यानी तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बना सकते हैं। तो काफ़ी ट्रिकी गेम है। पर नीतीश कुमार अब शायद दोबारा लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। वो एक बार उसके साथ जाके जहर का घूंट पी चुके हैं। नीतीश कुमार बहुत अनुभवी पॉलिटिशियन हैं, और यदि अपने जो उनका नाम खराब हो गया था लालू प्रसाद यादव से वापस जुड़ने के लिए, उसको अभी तक तो वो पूरे से रिपेयर नहीं कर पाए हैं। सुशासन बाबू से वो वापस एक तरह से, कुशासन तो नहीं कहेंगे, सेमी सुशासन बाबू रह गए हैं। तो वापस अगर सुशासन बाबू बनना है उनको, तो उनको निश्चित रूप से बीजेपी के साथ रहना होगा और अच्छा काम करना होगा। तो यही मेरा आज की जो खबर में जो नया डेवलपमेंट है, डायनेस्टिक पार्टी, और एक ये डायनेस्टिक पार्टी जो पारिवारिक पार्टी है, उनके लिए एक संदेश भी है कि किस तरह से आगे वो बड़ी जो पार्टियां, जो नॉन डायनेस्टिक पार्टियां हैं, और जो बड़ी पार्टियां और जो सत्ता में पार्टियां हैं, वो किस तरह से इन पार्टियों को नुकसान पहुंचाएंगी, और हो सकता है इनका विघटन या इनको समाप्ति कर दे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे विचार सुनने के लिए अच्छे लगे हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में वही 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी।